हम लोग पढ़ रहे थे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में दो इक्वेशन बना चुका हूँ। पहला तो इक्वेशन ये था कि H ग्रेटर दैन C2H5 ग्रेटर दैन CH3 मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब हो गया H ग्रेटर दैन 1 डिग्री R ग्रेटर दैन CH3 मिथाइल, करेक्ट। और सेकेंड क्या बनाए थे, 3 डिग्री R ग्रेटर दैन 2 डिग्री R ग्रेटर दैन 1 डिग्री R। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन अगर हम लोग सोच रहे हैं तो इन दोनों में कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट है। अब इन दोनों में तरह से आगे ये निकल जाएगा, बट हाइड्रोजन और 3 डिग्री आर का या हाइड्रोजन और 2 डिग्री आर का कंपेयर नहीं हुआ है, हाइड्रोजन और 1 डिग्री का हो गया है, करेक्ट। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का कंपेयर कर देते हैं और सिर्फ यहाँ पे अगर इसका इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, करेक्ट, और अगर इसका माइग्रेटरी पावर इससे ज़्यादा है तो क्या इसके साथ फिर वापस इसका कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो आप इसको हम लोग मान लेते हैं ए, ऐसे मान लेते हैं बी, सी को अभी नहीं देखते हैं। और ए के क्रॉसपॉन्डिंग अगर माइग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा? अब बी के क्रॉसपॉन्डिंग अगर माइग्रेशन करते हैं ठीक है ना। बोले विच कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एंड व्हाई? दिस कार्बोकैटायन आर स्टेबलाइज बाय, बोलिए कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? 3 हाइपर कंजुगेशन और डायरेक्टली इस कार्बन पे 3 डिग्री आर है और 2 डिग्री आर है। अच्छा, 4 हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज प्लस आई ऑफ 3 डिग्री आर, बट दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय 3 हाइपर कंजुगेशन और 3 डिग्री आर थोड़ा दूर चला गया प्लस आई के लिए, दैट्स वाई। क्या यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं मोर स्टेबल है और लेस स्टेबल है? बोले किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा हो गया? हाइड्रोजन का ज़्यादा हो गया, नहीं किससे? 3 डिग्री आर से। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। इन तीनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर किया जाए देन व्हाट द फाइनल ऑर्डर? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यस हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद 3 डिग्री आर, उसके बाद 2 डिग्री आर, उसके बाद 1 डिग्री आर, और सबसे कम किसका रहेगा भाई? मिथाइल का। एंड ये जो माइग्रेटरी पावर जो हम लोग डिराइव किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो आज के बाद इसको रट्टा मार लेना है, समझ प्रूफ कर दिए, अब इसको रट जाइएगा, ठीक है।
इसको हटाया जाए। एक पॉइंट लिखिए, नोट दैट rearrangement should be done in a step as long as, note that rearrangement should be done in a steps as long as, note that rearrangement should be done in a steps as long as more stable cation is obtained, more stable cation is obtained with respect to previous cation. इसका मतलब है कि रिअरेंजमेंट तब तक करेंगे जब तक कि हम लोग को मोस्ट पे नहीं पहुंच जाए। करेक्ट। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। डू द रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए सबसे पहले कहाँ से रिअरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे? तो सर बगल वाले कार्बन से होता है। तो इस बगल वाले कार्बन पे कितना ग्रुप है? 3 है ना भाई। 2 हाइड्रोजन और एक 3 डिग्री आर, राइट। बट 2 हाइड्रोजन और एक ए वाला ग्रुप, बट 3 डिग्री आर ऐसे लिख। देखिए आपको तो इतना बार बार ऐसे ड्रॉ करके थोड़ा दिखाया जाएगा, ये तो दिमाग में एक डायग्राम बनना चाहिए। तो हाइड्रोजन और 3 डिग्री आर में कौन आगे निकल जाएगा? यहाँ तक पहुँच गए। करेक्ट। और जब रिअरेंजमेंट करेंगे तो एक बार पीछे मुड़कर देखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप अरेंजमेंट करके आए हैं उससे लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है। यहाँ पे कितना हाइपर कंजुगल था? 2। वहाँ पे गया तो कितना बन गया? 3। इसका मतलब दिस वन इज लेस स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल। फिर देखना कि यहाँ पे आके रुक तो नहीं गया, मतलब यही मोस्ट है या ये मोर में अभी है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, राइट। अब यहाँ पे इसका यहाँ देखिएगा बगल वाले कार्बन से होता है रिअरेंजमेंट। इसका बगल का कार्बन ये भी है और ये भी है। करेक्ट। बगल का कार्बन ए भी और ए भी है, तो आपके तो दिमाग में रहेगा कि ओके यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और यहाँ पे मिथाइल माइग्रेट करेगा, तो आप तो माइग्रेटरी पावर देख लेंगे। बट यहाँ से हाइड्रोजन को दोबारा माइग्रेट करेंगे, वो हाइड्रोजन माइग्रेट होकर ही आया है, यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि मोर स्टेबल से फिर लेस स्टेबल की तरफ
इवन इफ हाइड्रोजन का माइग्रेटिव पावर ज़्यादा है, बट वो हाइड्रोजन माइग्रेट कर होकर ही आया है, तो वापस अब यहाँ से यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ वापस नहीं जाएंगे। तो उस केस में या इस कार्बन से इस बगल वाले कार्बन से माइग्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन समझ में आ गया। अब इस बगल वाले कार्बन, इसको तो हम लोग रिजेक्ट कर दिए। इस बगल वाले कार्बन पे सर तीनों ग्रुप आइडेंटिकल है, तब यहाँ तो निकालने का ऑर्डर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और एक बार चेक करते हैं कि जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो हम लोग के लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा या घाटे का रहेगा, एक बार देख लेते हैं। तो ये बन गया 3 डिग्री R प्लस। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन? 8 है, सॉरी 7। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कितना था 3, यहाँ पे क्या हो गया 7। इसके बाद फर्दर आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है कि मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ एक मिनट रुकिए, किसी रिएक्शन में मेरा इंटरमीडिएट ओरिजिनल इंटरमीडिएट ए था, बट मेजर प्रोडक्ट ए देगा या मेजर प्रोडक्ट लास्ट पर देगा? और ए प्रोडक्ट देगा ही नहीं देगा? देगा, लेकिन माइनर रहेगा। सॉल्यूशन में तीनों इंटरमीडिएट रहेगा, ए भी रहेगा, ए भी रहेगा और ए भी रहेगा, बट इसके क्रॉसपॉन्डिंग विगेट मेजर प्रोडक्ट, इन दोनों क्रॉसपॉन्डिंग विगेट माइनर प्रोडक्ट। करेक्ट है ना? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। और घबराई नहीं, ये इतना बार आने वाला है ना, यूज टू हो जाएगा, जस्ट लाइक रेजोनेंस। चलिए इसको हटाया जाए। अब यहाँ देखिए, अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का बात करते हैं, ठीक है ना। अब आपके बगल वाले कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है? सर एक फिनाइल भी है नहीं, और एक CH3 भी है, एक A भी है। इसमें तो कंपेयर करने का बात ही नहीं है। करेक्ट है कि इसमें तो पहले से जानते हैं इसका ज़्यादा रहेगा। कंपेयर इसके बीच में करते हैं। अगर इसे A मान लेते हैं और इसे B मानते हैं, तो A को माइग्रेट करेंगे। पहले A के क्रॉसपॉन्डिंग देखते हैं। लिखते जाइएगा स्टूडेंट। बोलिए, अब इस कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन में कंपेयर कीजिए। दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय
plus m of ring as well as by 5 hyper conjugable hydrogen atom, and this carbocation only stabilized by 5 hyper conjugable. इसमें इसका प्लस m का इंजॉय नहीं कर रहा है, प्लस m नहीं मिल रहा है, राइट। तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा होना चाहिए? किसका? देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी पावर शुड बी हाँ या ना? सेंटेंस में शुड भी बोले हैं, होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसलिए इस पर 2 स्टार लगाए हुए हैं। सबको डिस्ट्रीब्यूट ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स वाई कि क्लास में जब डिस्कशन करेंगे ना तो मोबाइल से मत देखिएगा, फिर और साथ में लेकर आइएगा। आज 4 to 6 से बोर मॉडल का असाइनमेंट है, आपके लिए रखा रहेगा, ले लीजिएगा। लेकर आइएगा जब भी डिस्कशन होगा, और घर से भी क्लास करते हैं तो इसको सामने रखना है। थर्टी क्वेश्चन सब में 30 ही रहेगा, वो तो फोटो लिखने में 30 था। ये बोर मॉडल में ऑनलाइन में नहीं दिया हूँ, भेज दूंगा। एक मिनट यहाँ सुनिए, ये बोलिएगा कि सर बोले हैं कि इसका PDF बनाकर और मुझे भेज देंगे या ग्रुप में शेयर कर देने के लिए, शेयर करवा देने के लिए, ड्रॉपर वाले ग्रुप में। यहाँ देखिए, तो होना क्या चाहिए था स्टूडेंट? होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसका माइग्रेटरी पावर इससे ज़्यादा होना चाहिए था, करेक्ट। अब इस डायग्राम को हटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का जब मैं मैकेनिज्म दिखा रहा था, तो जो माइग्रेट करता है वो माइग्रेशन से पहले अट्रैक्शन होता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। बट वो कौन सा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था? सिग्मा बॉन्ड। क्या था? तो एक्चुअल में सिचुएशन ये था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जाना इसे चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा तो प्लस m से और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। बट इसके जाने से पहले ये कार्बोकैटायन इस फिनाइल को पुल कर लेता है, और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज एंड पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन। क्या रीजन मैंने बोला? ये इतना बड़ा रीजन है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे भी डोमिनेट है। इसे शिफ्ट करने से पहले कौन शिफ्ट कर जाता है? एक कर जाता है। इसलिए होना चाहिए था कुछ और। 3 डिग्री आर ग्रेटर देन व्हाट? pH। होता क्या है? pH ग्रेटर देन 3 डिग्री आर। तो नहीं लगता थोड़ा सा यहाँ पे सर हम लोग अगेंस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, और उसके पीछे रीजन में दे रहा हूँ। सपोज कीजिएगा आप केमिस्ट्री में है तो हर एक चीज़ एक लाइन में नहीं चलेगा, और अगर सिर्फ एक ही लाइन बोल के आगे बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो जहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है वहाँ पे मुझे होल्ड करके रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो लिखिए, इन केस ऑफ फिनाइल रिंग, in case of phenyl ring, due to attraction between pi cloud of benzene and positive charge, its migratory power more than 3 degree R. अट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ देखिए समझाते रहते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन, इट्स माइग्रेटरी पावर मोर देन 3 डिग्री आर। तो अब बोले कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? ए जाएगा और ए नहीं जाएगा। अब इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके वजह से ऐसा हुआ?
लिखे तो अभी जो की पॉइंट है उसको अंडरलाइन कीजिए। तो अब यहाँ देखिए 3 डिग्री आर ग्रेटर देन पी एच ग्रेटर देन 3 डिग्री आर ग्रेटर देन 2 डिग्री आर ग्रेटर देन 1 डिग्री आर ग्रेटर देन CH3 लिख सकते हैं, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बट इसका यहाँ पे क्या था एक्सेप्शनल कैरेक्टर अट्रैक्शन, बट एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि H का माइग्रेटरी पावर पीएच से ज़्यादा होता है। अभी तक सबसे टॉप पे कौन था? H। अभी भी सबसे टॉप पे क्या है? तो अगर इसको हाइड कर दें तो जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही मिल रहा है, करेक्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। तो ये मेरे तरफ से फाइनल ऑर्डर हुआ पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये फाइनल कंक्लूजन। सब कुछ सही है, बस ए वाला पार्ट में एक्सेप्शन था। बट इससे भी ज़्यादा किसका रहेगा? हाइड्रोजन का रहेगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल ऑर्डर। अब देखिए ये मेरा तो रटा हुआ है, आप लोग को भी रटवा दूंगा। सबसे ज़्यादा किसका? H, pH 3 डिग्री आर, 2 डिग्री आर, 1 डिग्री आर एंड सबसे कम CH3 का, करेक्ट। उसमें pH को छोड़कर बाकी किसके अकॉर्डिंग था? एसिडिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखिए अब मान लेते हैं कि मुझे बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन सेट करना है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो अब इन तीनों में किसका माइग्रेशन होगा? भाई की पॉइंट आप लोग नहीं पकड़ते हैं, थोड़ा भीड़ से अलग कुछ सोचिए। की पॉइंट था फिनाइल का मेन स्ट्रॉन्ग रीजन था पाई क्लाउड का बीच का अट्रैक्शन, पाई क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज। तो मैं की पॉइंट को पकड़ लूँगा ना, ओके। जब फिनाइल में पाई क्लाउड का रीजन चल रहा है तो जिसमें पाई क्लाउड ज़्यादा रहेगा वो उसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना। तो किसी में पाई क्लाउड ज़्यादा रहेगा भाई? ये डोनेट कर रहा है ना रिंग में, और ये क्या कर रहा है? रिंग में ज़्यादा कर रहा है पाई क्लाउड या कम कर रहा है? तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा माइग्रेटिव पावर किसका रहेगा? इसका रहेगा। की पॉइंट पकड़ना था, करेक्ट। समझे नहीं समझे? तो ये माइग्रेट करेगा। तो इन तीनों में माइग्रेटिव पावर सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा। देखते हैं रेजोनेंस कहाँ से कैसे अप्लाई होना स्टार्ट होता है। सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, सबसे कम इसका रहेगा। तो अगर इसको ए बोल दिया जाए, बी बोल दिया जाए, सी बोल दिया जाए तो क्या बोल सकते हैं? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी माइग्रेटरी पावर। ये जो माइग्रेटरी पावर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बोल रहे हैं? नहीं, अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन ऑफ पाई क्लाउड विथ पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो पाई क्लाउड का डेंसिटी देख रहे हैं रिंग में, तो इसको जनरलाइज कर लिया जाए प्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, खासकर फिनाइल के लिए। फिनाइल में कोई भी ग्रुप लगा हुआ है और अगर फिनाइल रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसके माइग्रेटिव पावर को बढ़ाएगा, और कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो उसके माइग्रेटिव पावर को घटाएगा। क्या खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसको? लिख लीजिए जो मैंने बोला। लिखवाना पड़ेगा या लिख लेंगे? चलिए स्टूडेंट, आप लोग को एंगुलर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है मोटा मोटी? सबसे ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन किस में होता है? हेडिंग बनाइएगा, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए यहाँ देखिए, बात मत कीजिएगा। करेक्ट। इस कंपाउंड में, अब मैं एंगुलर स्ट्रेंथ नहीं समझा रहा हूँ, एंगुलर स्ट्रेंथ मुझे पता है कि आप लोग को आता है, राइट? निकाल पाएंगे ना? इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। 3 कार्बन रिंग में है और 1 कार्बन आउट ऑफ द रिंग है। और जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा, मतलब छोटा रिंग बड़ा बनेगा, तो छोटा रिंग बड़ा बनेगा, इसका तो रिंग में कार्बन आएगा, मतलब रिंग के बाहर कोई कार्बन रहेगा तब ना आएगा, इसलिए मैंने रिंग के बाहर 1 कार्बन रखा। करेक्ट। अब यहाँ पे ये है 1 डिग्री आर, कितना? 1 डिग्री आर। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कहाँ से करेंगे? पाइबोन कहाँ है भाई? अच्छा, डांसिंग रेजोनेंस समझ में आ गया क्या? आप लोग गूगल सर्च किए थे डांसिंग रेजोनेंस का? नहीं मिला था? पक्का मिला होगा। यहाँ देखिए, इसका बगल वाले कार्बन से होता है, ठीक है, और इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो बगल वाले कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप है वो खाली बोल दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। हाइड्रोजन है, बगल वाले कार्बन पे साइक्लोप्रोपेन, हाइड्रोजन एक कार्बन है, राइट? साइक्लोप्रोपेन का ही कार्बन है। बोलिए ऐसे, हाइड्रोजन है सारा, CH2 है, और क्या है? CH2। ऐसे बोलना चाहिए ना, कौन कौन सा ग्रुप है तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन है और CH2 है और CH2, और CH2 1 डिग्री आर, CH2 क्या बोलिएगा? 1 डिग्री आर। तो हाइड्रोजन और 1 डिग्री आर में किसका माइग्रेटरी पावर ज़्यादा रहेगा? हाइड्रोजन का। तो ये जो हाइड्रोजन और, एक मिनट, हाइड्रोजन और 1 डिग्री आर में हाइड्रोजन का माइग्रेटरी पावर ज़्यादा है, ये नहीं था कि बैक ऑफ द माइंड आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, उसके अकॉर्डिंग ही तो हाइड्रोजन और 1 डिग्री आर कंपेयर किए हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन जाएगा, ये बात इलेक्ट्रॉनिकली अलाउड हो रहा है या एस्टेरिकली या एंगुलर स्ट्रेन वाइज? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं सर। माइग्रेटरी पावर अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से ही देखे हैं, बस उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन मेरा था फिनाइल का, राइट? तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होना चाहिए था ए, यहाँ से ए, तो ए 1 डिग्री आर, ए बन गया 3 डिग्री आर प्लस, हाँ या ना? ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन था? 1 बोला कीजिए भाई, कुछ तो बोलिए, बोलते बोलते तो जबान खुलेगा। बोलते बोलते तो आवाज़ निकलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, बोलते ही नहीं है। देखिए अभी बोले 1 डिग्री आर। चलिए, तो यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉनिकली कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम का एंजॉय कर रहा था? 1। यहाँ आएगा तो कितना का एंजॉय करेगा? 3 2 5 2 7 7, राइट? लेकिन यहाँ पे जब थे तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना था? बिल्कुल उल्टा पुल्टा मत आंसर दीजिएगा।
109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2। क्या मैंने सही लिखा? करेक्ट है। इस एंगल स्ट्रेन का बात कर रहा हूँ, कितना डिग्री है? 24 डिग्री 44 मिनट, और 24 डिग्री 44 मिनट इज वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ एंगल स्ट्रेन होता है। और जब यहाँ से यहाँ है तो एंगल स्ट्रेन क्या हुआ? सर ये sp2 कार्बन बन गया है, क्या बना है? sp2। तो 120 माइनस 60 और डिवाइड बाई 2, हाउ मच? 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन हुआ। करेक्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिकली तो हम लोग स्टेबलाइज किए, बट एंगल स्ट्रेन वाइज डीस्टेबलाइज हो गया। नहीं, एक फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है। कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से हाइपर कंजम्पशन ज़्यादा हुआ। तो ये कुछ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने 500 दिया, बाद में अगले दिन 5000 ले लिया, राइट? वैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से स्टेबलाइज कर। अब इसमें बात है कि यहाँ पे फिर से रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो राजू लेके आप बैठे हुए नहीं है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन, जो प्रोडक्ट मिला होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैब में, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहाँ पे जब ये बनता है तो एक कार्बोकटाइन नहीं रेंज होकर बनता है, यहाँ से 4 मेंबर में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन, जहाँ पे 3 मेंबर रिंग का बात हो, मैं बता दूंगा कौन कौन सा मेंबर में क्या होगा, ठीक है? तो एक्चुअली 3 मेंबर रिंग का जब हम लोग रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन सोचते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे एंगल स्ट्रेन का फैक्टर डोमिनेट रहता है। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। होना चाहिए था कि हाइड्रोजन को माइग्रेट करें ताकि इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा स्टेबलाइज हो बाई मोर हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, बट उस चक्कर में नुकसान क्या हो रहा है? एंगल स्ट्रेन बढ़ जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको चेक करके देखते हैं, बाद में जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। वन टू थ्री फोर, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तो 1 डिग्री है CH2। अब यहाँ पे मैं किसको माइग्रेट कर रहा हूँ? हाइड्रोजन को या 1 डिग्री आर को? CH2 को, राइट? और इसमें किसके साथ इसका कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, किसके साथ ब्रेक हो रहा है, किसके साथ फॉर्म हो रहा है? कार्बन नंबर 2 और 4 के बीच में ब्रेक हो रहा है, और कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में फॉर्म हो रहा है। ऐसे नंबरिंग करने से फ़ायदा होगा। और रिंग में अब ये कार्बन रिंग का पार्ट बन जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक हो गया। करेक्ट। ये बॉन्ड ब्रेक होने से नुकसान किसको हुआ? कार्बन नंबर 2 को। किसको नुकसान हुआ? कार्बन नंबर 2। बट यहाँ से आते हैं तो ये है कार्बन नंबर 4, ये है 1 2 3। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? 2 पे आएगा। करेक्ट है ना? बट यहाँ पे आए तो एंगुलर स्ट्रेन कितना हुआ? ये 1 वो sp2 हो गया ना भाई। तो sp2 है तो 120 माइनस 90 डिवाइड बाई 2, 15 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन था कितना? 24 डिग्री। कितना था? बट वहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन कितना है? 15 डिग्री। अब बताइए, एंगुलर स्ट्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल है और एक कम स्टेबल, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू एंगुलर स्ट्रेन फैक्टर, स्ट्रेन ज़्यादा तो पोटेंशियल ज़्यादा, ये भी तो बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंगुलर स्ट्रेन, देखते हैं किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप करते हैं, या किसी लोहे के वायर को अगर खींच रहे हैं, स्ट्रेन ज़्यादा तो उसमें एनर्जी स्टोर होने लगता है, राइट? वैसे ही इसमें स्ट्रेन ज़्यादा, इसमें एंगुलर स्ट्रेन कम। तो 3 मेंबर और 4 मेंबर में अकॉर्डिंग टू एंगुलर स्ट्रेन कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा? 4 मेंबर ज़्यादा स्ट्रेन रहेगा। अब आप पड़ गए धर्म संकट में कि सर एंगुलर स्ट्रेन का फैक्टर सोचेंगे ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोचेंगे ये होना चाहिए, तो दोनों में जो डोमिनेट रहेगा वो सोचेंगे। करेक्ट? तो यहाँ देखिए, ये होता है और ये नहीं होता है। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। In case of ring contraction and ring expansion,
in case of ring contraction and ring expansion, angular strain factor dominate over electronic factor. Angular strain factor dominate over electronic factor. करेक्ट है ना? In case of ring expansion or in ring contraction, angular strain factor dominate over इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब जो हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बेसिस पे जो माइग्रेटरी पावर निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ नहीं चल रहे हैं. अब क्या देख रहे हैं, इसको प्रेफर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट, ये इसको प्रेफर अलाउ किए और इसको रिजेक्ट किए. इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का कम वेटेज हुआ और एंगुलर स्ट्रेन का ज़्यादा वेटेज. करेक्ट है ना? चलिए अब यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे सोचेंगे, कहाँ तक सोचेंगे. तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए. इसमें एंगुलर स्ट्रेन बताइए, सिर्फ बोलते रहिए. 24 डिग्री 44 मिनट. इसमें एंगुलर स्ट्रेन कितना है भाई? sp3 है, ये बात का ख्याल करके बोलिएगा. sp2 नहीं है अभी. कितना है? 9 डिग्री 44 मिनट. इसमें एंगुलर स्ट्रेन कितना है? 44 मिनट. और इसमें एंगुलर स्ट्रेन कितना है? तो ऐसा लग रहा है कि सर साइक्लो, हम लोग तो जानते हैं पॉलीगॉन में साइक्लोहेक्सेन में तो 120 डिग्री रहता है एंगल अंदर का, बट ऐसा दिखने से लग रहा है यहाँ पे इसका 2 स्ट्रक्चर रहता है. तो इसमें एंगल स्ट्रेन एक्चुअली में 0 रहता है. हालांकि थोड़ा बहुत स्ट्रेन रहता है बट अभी मानिए आप कि 0 है. करेक्ट. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोट फॉर्म और चेयर. ये हो गया बोट फॉर्म और ये कौन सा फॉर्म? चेयर फॉर्म. अब इस पे इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो ये अपने आप को बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट कितना डिग्री का एंगल बना लेता है? 109 डिग्री 28 मिनट. इसका मतलब है, बट इसके बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है? 1 डिग्री का भी नहीं है भाई, 1 डिग्री का भी ठीक से नहीं है. दैट्स वाई. लेकिन अगर इन दोनों का बात किया जाए तो यहाँ पे एंगल इसमें डिफरेंस है. तो 3 मेंबर किस में आना चाहेगा? 4 मेंबर में. इसका मतलब 3 मेंबर रिंग में किसका टेंडेंसी रहेगा? रिंग एक्सपेंशन का. अब 4 मेंबर किस में जाना चाहेगा? 5 मेंबर. अब 5 मेंबर किस में जाना चाहेगा? 6 मेंबर में. करेक्ट. लेकिन बहुत सारा एग्जाम्पल में 6 मेंबर भी 5 मेंबर में आ जाता है. तो सर ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन का डिफरेंस नहीं रह गया है. करेक्ट है ना? बहुत सारा एग्जाम्पल में 6 मेंबर भी किस में आ जाता है. तो यहाँ पे आप रिवर्सेबल का साइन दे सकते हैं. इसमें भी जा सकता है और इसमें भी, क्योंकि बहुत कम का एंगुलर स्ट्रेन का डिफरेंस है. ठीक है. लेकिन 3 मेंबर किस में जाएगा? 4 से 3 नहीं करेंगे, 3 से 4, 4 से 5 और 5 और 6 के बीच में
ज़्यादा तो खैर इधर से इधर ही जाएगा, बट सम टाइम्स ऐसा भी बहुत सारे एग्जांपल में मेरे रिएक्शन में देखा हूँ कि ज़रूरत पड़ने से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे मैं रीजन नहीं देता हूँ कि बहुत ज़्यादा एंगल एक्सटेंशन का डिफरेंस नहीं था शायद, इसलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, हो सकता नहीं, होता है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इफ़ साइज ऑफ रिंग इज लेस देन 6 मेंबर देन देर इज टेंडेंसी ऑफ रिंग एक्सपेंशन, देन देर इज टेंडेंसी ऑफ व्हाट, एक लिखिए यहाँ तक आने के बाद, इफ साइज ऑफ रिंग इज लेस देन 6 मेंबर, इफ साइज ऑफ रिंग is less than 6 member, then there is a tendency of ring expansion, then there is a tendency of ring expansion. अब ये देखिए यहाँ पे इसको रेगुलर हेप्टागोन मानिए, रेगुलर, इसमें कितना एंगल रहेगा, ये एंगल बताइए, बोलिए मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट सब लोग, हालांकि 10th तक तो आप लोग ये सब पढ़े ही होंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन का अंदर का एंगल कैसे निकालते हैं, पढ़े हैं ना। देख तो शायद इतना ही रहेगा क्या, ए मैंने जो लिखा वो सही है गलत है वो देखिए पहले। भाई 9th 10th में सिखाया जाता है कि रेगुलर पॉलीगॉन में ए एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे, जितना साइड रहेगा तो उतना ही एंगल बनेगा, उतना ही ट्रायंगल बनेगा, राइट। और एक सेंटर का एंगल कितना 360, तो ए एंगल कितना हो गया 360/7, 360 तो ए एंगल कितना रहेगा 180 माइनस 360 माइनस इन दोनों का सम। अरे इसको अल्फ़ा बोलें तो ए भी तो अल्फ़ा रहेगा और ए भी क्या रहेगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस इन दोनों एंगल का सम कितना रहेगा 180 माइनस दिस, और ए दोनों का जो सम रहेगा वही तो इन दोनों का सम रहेगा, तो ये क्या एंगल ये पूरा हो जाएगा। इसमें इतना क्या मैथमेटिक्स था, ठीक है ना, समझे नहीं समझे, तो वैल्यू बताइए। मोटा मोटी मान के चलिए 129 डिग्री ऑलमोस्ट करेक्ट है। होना कितना चाहिए था 109, है कितना 129। तो नहीं लगता है कि ये भी एक टाइप का स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है, बट ये एंगल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेन है या एंगल एक्सपेंशन का। जितना नेचुरल एंगल sp3 का होना चाहिए था उससे ज़्यादा है, तो ये वो बोलेंगे एंगल स्ट्रेन ड्यू टू रिंग, एंगल स्ट्रेन ड्यू टू एक्सपेंशन, एंगल एक्सपेंशन। इससे पहले देख रहे थे 6 मेंबर से कम में एंगल स्ट्रेन ड्यू टू रिंग अथी एंगल कॉन्ट्रैक्शन, एंगल कॉन्ट्रैक्शन जितना नेचुरली होना चाहिए था उससे कम कर रहे थे, यहाँ पर जितना होना चाहिए था उससे ज़्यादा हो गया है, राइट। तो यहाँ भी एक एंगल स्ट्रेन है, दैट्स वाई
तो ये यहाँ पे एंगल स्ट्रेन हम लोग बोलेंगे क्या, ये लिख सकते हैं 129 माइनस 109, ये नेचुरल था बट ये उससे ज़्यादा हो गया है और डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्ट्रेन निगेटिव नहीं लेंगे इसलिए इसको पॉजिटिव बना दिए। तो कितना डिग्री का, मोटा मोटी 10 डिग्री का है या ना। तो 7 मेंबर किस में जाना चाहेगा, 6 मेंबर में। 7 मेंबर किस में जाना चाहेगा, और 8 मेंबर किस में आना चाहेगा, 7 मेंबर में। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर इफ साइज ऑफ रिंग इज मोर देन 6, इफ साइज ऑफ रिंग इज मोर देन 6 मेंबर, देन देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या टेंडेंसी रहेगा, रिंग कम होने का। ठीक है, एक लाइन लिखिए, इफ साइज ऑफ रिंग is more than 6 member, is more than 6 member, then there is a tendency of, then there is a tendency of ring contraction. अब इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, कितना मेंबर, 7 मेंबर है, कितना मेंबर में कन्वर्ट होना चाहेगा, 6 मेंबर में आना चाहेगा। मतलब एक कार्बन को रिंग से बाहर करेगा, मॉलिक्यूल से बाहर नहीं, रिंग से बाहर, करेक्ट। तो इस उसके लिए नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन जस्ट बगल वाले कार्बन से होता है, बट भाई यहाँ से हाइड्रोजन को माइग्रेट करेंगे। सर इस केस में तो बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज कुछ भी, कोई भी नया कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, कोई नया मिलेगा, कुछ नया, कुछ भी नया मिलेगा यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेबल, और यहाँ आएगा तो कितना हाइपर कंजुगेबल, 4 हाइपर, नथिंग न्यू, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन को माइग्रेशन के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो अब कार्बन नंबर, सपोज ये कार्बन नंबर 7 से मुझे माइग्रेट करना है, तो H को माइग्रेट करें या CH2 को। यहाँ पे इस कार्बन पे कौन कौन सा ग्रुप, सर इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक CH2 है। हाइड्रोजन को माइग्रेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं रिंग के साइज को कम करने के लिए। तो किसको माइग्रेट किया जाए, CH2 को। बट CH2 माइग्रेट होगा 1 डिग्री आर, वो अपने साथ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा या लेके जाएगा। एक कार्बन नंबर 7, तो ये यहाँ से टूटेगा, राइट, और यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। तो किसका किसके साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ और किसका किसके साथ बॉन्ड टूट गया, 6 और 7 के बीच टूट गया, और 6 का 1 के साथ बन गया, और कार्बन नंबर 7 कहाँ गया, किसके साथ जुड़ा रहेगा, ऊपर क्या होता है, किसके साथ जुड़ा रहेगा, 1 के साथ जुड़ा रहेगा। इसका बॉन्ड 6 के साथ टूटा है, 1 के साथ नहीं, लेकिन ये आउट ऑफ रिंग हो गया, ये आउट ऑफ रिंग हो गया है, करेक्ट। और पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ये दिख तो रहा है भाई, सामने दिख रहा है कि यहाँ से माइग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, इसको लॉस हो रहा है, राइट। जहाँ से माइग्रेट होता है उसी पे तो पॉजिटिव होता, डेवलप होता है। माइग्रेशन किस कार्बन से हो रहा है, माइग्रेशन कार्बन नंबर 7 से हो रहा है, तो पॉजिटिव किस पे आएगा, 7 पे आएगा, लॉजिकल बात है, राइट। देखिए मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूँ, बट जो चीज़ पे एकदम आप दिमाग चला जाना चाहिए उसमें टाइम मत लीजिए। जैसे ही बोलते हैं थोड़ा सा पूछना चाह रहे हैं, अच्छा सर ये पूछना चाह रहे हैं, फटाक से आंसर आना चाहिए, हाँ सर इस पे आएगा, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ से हो रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। 1 का 6 के साथ बॉन्डिंग हो गया, और 1 के साथ कौन जुड़ा रहेगा भाई, 7। यहां तक सही है ना।
अभिज्ञान, एक कहानी सुने हैं, लाभ पे लाभ, पाव 12। कुछ काम करने जा रहे हैं, एक काम के लिए गए थे, एक और काम हो गया, तो यहाँ से तो यहाँ आ गए, करेक्ट। इसके बाद अगर मौका मिलेगा तो 6 मेंबर तो 6 मेंबर में ही रहेगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलिएगा। और 6 मेंबर अगर बना हुआ है 6 मेंबर, तो 6 मेंबर में तो हम लोग रिंग एक्सपेंशन, ना ही रिंग एक्सपेंशन सोचेंगे, ना ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन सोचेंगे, एग्री। तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर आ रहा है तो वो आप सोच सकते हैं। अगर इसको यहाँ माइग्रेट कर दिया जाए तो एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये ऐसा हो सकता है 6 मेंबर में, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 2 4 3 7, ये स्टेबलाइज बाई 7 हाइपर कंजुगल, यहाँ पे स्टेबलाइज बाई 1 हाइपर कंजुगल। तो 6 मेंबर में आने के बाद फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सोच पाएंगे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे आके रुक, यहाँ देखिए, यहाँ पे आके रुक जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ के बाद अलाउड है, अलाउड है, ठीक है ना, करेक्ट है यहाँ तक। देखिए नीट में इतना कुछ आएगा नहीं, मान के चल रहा हूँ, बट फिर भी रेडी रहिए, आ जाएगा तो क्या बोलिएगा, क्यों पूछा गया, उपाय नहीं है, हालांकि आने का चांस कम है, बट एक कॉमन क्लास है और जेईई मेन तक का इसमें चीज़ें ले रहे हैं। भाई ये सीखने के बाद मुझे तो बहुत खुशी हुआ था, अगर पहले क्या रट लेते थे, अच्छा 3 मेंबर 4 मेंबर बना देंगे, कितना पर रटिएगा, क्यों बनेगा। यहाँ पे मेन मैकेनिज्म है ना कि क्यों 3 मेंबर 4 मेंबर होता है, 4 मेंबर 5 मेंबर या 7 मेंबर 6 मेंबर कैसे हो गया, इस वजह से होता है, ड्यू टू व्हाट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। मार्फोलॉजिकल थर्ड टेस्ट हो गया, रिजल्ट आया कि नहीं है, कितना मार्क्स आया है, जोर से बोलिए, आपका बोलते हैं यहाँ तक भी आवाज़ नहीं पहुँच पाता है। थर्ड दिए ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है। थर्ड टेस्ट का पेपर तो मिल गया होगा, तो ग्रुप में मिलता है तो उसको भी डाउनलोड करके दे दीजिए घर पे। तो मेरा उस दिन टेस्ट हुआ है, किसी दिन 20 मिनट, यहाँ कितना टाइम लगता है आपको टेस्ट में, 20 मिनट, घर पे 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं। जब पेपर शेयर होता है तो उसको देखना नहीं है, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए। कितना आया था तो सेकंड टेस्ट में, आउट ऑफ कितना क्वेश्चन था। टेस्ट में बहुत इंटरेस्ट लीजिए भाई, टेस्ट में कितना क्वेश्चन यहाँ तक होना चाहिए, कौन सा टेस्ट में कितना क्वेश्चन आया और कौन सा क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा है। देखिए कोई क्वेश्चन बनाकर मुझे बहुत खुशी होता है, अच्छा देखिए इसमें इतना अभी तक होता है, ये इस इंटरेस्ट से, इस इंटेंशन से, इस इंटेंसिटी का टेस्ट में बैठिए। आपका कितना मार्क्स आया है आज के बाद? अगर कुछ ऐसा रहेगा ना तो पेपर को प्रिंट आउट करवा के पेरेंट्स से मंगवा के घर पे दीजिए। आपका कैरियर है, मैं कितना पीछे भागूंगा आपका, है ना। सबसे पहले तो आपको आगे फॉरवर्ड होना पड़ेगा, आपका भी तो हुआ ही नहीं है। और कोई जो जिन्होंने टेस्ट दिया है इस ग्रुप में इधर, आप उससे पहले नहीं दिए थे, थर्ड दिए हैं, अच्छा थर्ड दिए नहीं है, कल दिए हैं। कितना मार्क्स है आउट ऑफ 200? बढ़िया मार्क्स है, वेरी गुड। आपका कितना है 133। बायो आप थोड़ा और अच्छा कीजिए, क्योंकि आपके लिए स्पेशली बायो बचाएगा, ठीक है। बायो पे फोकस कर लीजिए, बायो अगर अच्छा हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत पुअर है बायो में, इतना 200 में तो कम से कम 90 क्वेश्चन में भाई 80 से कम मार्क्स आए क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जनरल कैटेगरी से हैं, बहुत टफ है। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ हाई हो गया है, तो किसी भी तरीके से पॉइंट को रटिए। अदरवाइज पता चलेगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा हो गया, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, बट ठीक है मार्क्स कम है, लेकिन बायो में तो ज़्यादा होना चाहिए। बायो में अगर कम आ रहा है तो चिंता का विषय है, फिर पूरा साल आपको अच्छा लगता रहेगा कि हाँ राकेश सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, राइट, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो होना पड़ेगा। और मैं कितना भी केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा कर दूंगा, बट बायो का कोई कंपल्सन नहीं, उसमें 90 क्वेश्चन के बदले तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, राइट। जब बायो में अगर आप अच्छा करेंगे तब ये बहुत बढ़िया काम करेगा।
अब कितना आया है? सेकंड तो दिए होंगे, कोई टेस्ट नहीं दिए। चलिए, पेपर ग्रुप में शेयर होता है तो आज के बाद प्रिंट आउट करके घर पर दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं दिए। आपका स्टूडेंट नहीं, कम मार्क्स है 265। बताइए, अलर्ट हो जाइए। एक बार अगर मार्फोलॉजी पढ़ा दिया गया तो पढ़ा दिया गया। अब नहीं अगर मार्क्स आता है तो या तो आपका मिस्टेक है, नहीं तो फिर मैम का। यही बोल सकते हैं, मैम का तो मुझे मिस्टेक लगता नहीं है, मार्फोलॉजी बहुत डेप्थ में पढ़ाए हैं। मैं तो उनको कॉपी दिखाऊँ, पूरा एक कॉपी मार्फोलॉजी का था। अभी तो थोड़ा कम फास्टली पढ़ा रहे हैं, तो इतना डेप्थ में पढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी पर कर कोई लाइन छूट जाएगा। हाँ या ना? डेप्थ में पढ़ाया है ना? आपका अभिज्ञान सेकंड में कितना आया था? 200 में कम से कम 150 प्लस लाइए बायो में आप लोग, उससे भी ज़्यादा लाइए। 2-4 क्वेश्चन छूट जाता है, कोई बात नहीं है। क्योंकि इसलिए 2-4 क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि, लेकिन मुझे देखिए मेडिकल में अभी आप मेरे पास ये नहीं बोल सकते सर आउटडेटेड है, क्योंकि मैं आपका बहुत क्लोजली आप क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहा हूँ। EIP में पहले का क्वेश्चन जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का आया हुआ है उसका लेवल अभी का नीट से ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए नहीं कि सर बायो सब्जेक्ट आउटडेटेड होता है क्या? बायो RN DNA चेंज हो गया? वो तो ग्लूकोज तो वही रहेगा ना स्ट्रक्चर। क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना दिया गया है, बट क्वेश्चन अगर टफ क्वेश्चन भी आ रहा है तो ये नहीं बोली कि आउटडेटेड हो गया। वहाँ तक अपने नॉलेज को लेके जाएंगे। अब आज के डेट में इरोडा का क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या बोलेंगे? आउटडेटेड हो गया। रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन उसमें जो के अंदर जो फिजिक्स है वो अभी भी वही एकदम क्लासिकल फिजिक्स है। उस पर जिसका पकड़ बन जाएगा तो आज के डेट का क्वेश्चन कुछ उसके सामने है ही नहीं, पानी है। अभी इतना तक पढ़ा रहे हैं कार्बोकैटायन, अभी थोड़ी बोले सर आउटडेटेड है। आउटडेटेड बोलिएगा तो 10 क्वेश्चन आपको निकाल के रख दूंगा कि देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपका कितना मार्क्स आया है? 110। जब टेस्ट पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो उस टाइम पे एक टेंडेंसी नहीं रखना है कि जैसे ही जितना जल्दी यहाँ से भाग जाए 10 मिनट में, प्रॉपर बढ़िया से इंटरेस्ट लेकर टेस्ट देके तब आराम से निकलिए। क्योंकि बहुत लोग को देखते बस अच्छा सर गए टेस्ट दो बस चले जाना है। भाई आप तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट पेपर मिला तो आराम से उसमें पूरा एनर्जी के साथ बैठिए, फिजिकल माइंड के साथ नहीं कि चलो मेरा फ्रेंड नहीं आया है बस मैं दे देता हूँ चल जाता हूँ। क्योंकि इतना पीछे तो मैं नहीं भागूंगा, बट आपका करियर आपका है। और इस बार का क्वेश्चन मैं प्रॉपर नीट के लेवल का ही फिजिक्स सेट करूंगा और नीट का लेवल का ही केमिस्ट्री और नीट का लेवल का ही नीट और IIP-MT का, ठीक है, बायो। सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर बिल्कुल उसी लेवल में क्वेश्चन अगर आता है तब आप लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं स्टूडेंट में टेस्ट होगा, आप तैयारी करके रखिए। टेस्ट कब होगा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 26 जनवरी से पहले नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। लास्ट टॉपिक, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में यहाँ देखिएगा सब स्टूडेंट समझते हैं ना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है। सब लोग यहाँ देखिएगा बोर्ड पे देखिए, हेट्रोलिटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द पार्टनर लेके चला जाता है, नहीं इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। बहुत बर्डन लग रहा है तो आप एक ही बुक को उठा के फॉलो कर लीजिए और उसी को दोबारा कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक लेकिन श्योर कीजिएगा। हालांकि MTG का फिंगर टिप्स में क्वेश्चन बैंक तो पक्का रहता होगा लास्ट में, प्रीवियस ईयर का। कोई एक बुक का भी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा अगर ओवर बर्डन लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है। बायो के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक ही बुक उठाइए और उसको 2 बार रोटेट कर दीजिए, उसी से काफ़ी हो जाएगा स्टूडेंट।
तो ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है 3 बुक फॉलो कर लीजिए जितना कर सकते हैं बायो में, बट अगर लगता है कि नहीं तो मेरा मानना है कोई भी एक क्लासिकल बुक उठा लिया जाए जो मतलब सब लोग फॉलो करते हैं, जैसे MTG का फिंगर टिप सब लोग फॉलो करता है इंडिया में, राइट, मोटा मोटी बहुत बढ़िया कलेक्शन है। फिजिक्स में HC वर्मा, चाहे जितना भी ऊपर लेवल का फिजिक्स पढ़े लेकिन HC वर्मा जरूर फॉलो करेगा, क्लासिकल बुक है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने फिजिक्स सीखने के लिए, सब्जेक्ट का नॉलेज होने के लिए, और उसी को कोई 2 बार फॉलो कर ले काफ़ी है। यहाँ देखिए, तो CH3Cl एंड CH3CH2Cl। अब यहाँ पे समस्या क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा A और B में, सबसे पहले देखिए अब मुश्किल क्या होगा। इससे पहले हम लोग क्या देखे हुए थे, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड इज द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। वो फैक्टर भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा? दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 3p। यहाँ पे किसका ओवरलैपिंग हो रहा है भाई? इसमें sp3 कार्बन का एंड 3p क्लोरीन का। इसमें किससे बना है? sp3 कार्बन का, तो बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू sp3 3p, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू sp3 एंड 3p। तब तो बॉन्ड लेंथ का तो बिल्कुल इक्वल नजर आएगा। और फिर पूछ लिया जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड लेंथ तो आपको इक्वल नजर आ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालिएगा? करेक्ट है ना? तो उस केस में, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जनरली 99% केस में हेटेरोलिटिक ब्रेकेज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। करेक्ट? तो अगर ये ब्रेक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो किसको फायदा हुआ? क्लोरीन को। आगे मैं इसी चलकर इसी को लिविंग ग्रुप बोल दूंगा। क्या बोलेंगे? और नुकसान किसको हुआ? कार्बन को। तो यहाँ से अगर हेटेरोलिटिक ब्रेकेज होगा तो बनेगा CH3 प्लस प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे ब्रेकेज होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ तक सही है? अब बताइए कौन सा कार्बोकटायन, अब मान लेते हैं कि मैं बोल दिया यही है मेरा RDS, इस रिएक्शन का ये है RDS, तो कौन सा कार्बोकटायन बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा? ए बनने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। वजह सर A' और B' में ए ज़्यादा स्टेबल है, राइट, और ए कम स्टेबल। तो भाई अगर ए बनने का टेंडेंसी ज़्यादा है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन, मतलब इसका टूटने का टेंडेंसी भी ज़्यादा है। करेक्ट? कार्बोकटायन बनने का टेंडेंसी का मतलब क्या है? इसका ब्रेक होने का टेंडेंसी ज़्यादा, और इसका ब्रेक होने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ कम, मतलब स्ट्रेंथ क्या रहेगा? कम रहेगा। इस पे क्वेश्चन आपको रेजोनेंस का असाइनमेंट में दिया हुआ था लास्ट में 2-3 क्वेश्चन, तो मैं बोला था कि अभी मत बनाइएगा, अब आप बना सकते हैं। ठीक है? करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेंथ और इसका स्ट्रेंथ में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा? इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, इसका स्ट्रेंथ कम रहेगा। तो बताइए हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन में क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड कार्बोकटायन, सही है ना? प्रोड्यूस कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसका स्ट्रेंथ कम, और प्रोड्यूस कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी कम तो स्टेबिलिटी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो ए और बी में ए ग्रेटर देन बी क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना एवरीवन? चलिए इसको हटाया जाए, उसको बॉक्स में कर लीजिएगा।
चलिए, जिसको मैं इंडिकेट किया हूँ उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ का या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए इस एग्जाम्पल में। ABCD ना, आप लोग स्टूडियो ऑफ कार्बोटाइन का ऑर्डर बता दिए, राइट? डायरेक्टली था, इन्वर्सली था? कभी कभी सही सोच कर भी आंसर गलत एग्जाम में लग जाता है, पता है कि नहीं? जैसे यहाँ पे जान गए थे, इतना खुश हो गया कि DCBA हो गया, तो मैं पूछा था HBD का, राइट? आंसर क्या रहेगा? ABCD, करेक्ट है ना? क्यों? ये जस्ट उल्टा चलेगा, किसका? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर रहेगा उसका जस्ट उल्टा स्ट्रेंथ रहेगा, करेक्ट है ना? इन तीनों बताइए। क्या बोले? वे नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, नहीं टूटेगा। वेरी गुड सर, यहाँ पे तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि ब्रेक हुआ हेट्रोलिटिक, राइट? इवन होमोलिटिक भी, तो यहाँ पे बनेगा sp2 कार्बन, जो कि अलाउड नहीं है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका रहेगा? A का, उसके बाद C का, वेरी गुड, उसके बाद B का। यहाँ पे ब्रेक होगा, बट यहाँ पे ब्रेक होगा तो 3 हाइपर कंजुगल रहेगा, और यहाँ पे ब्रेक होगा तो 5, 2 2 4 1 5 ना, 5 रहेगा। ये किसका ऑर्डर लगाए हैं? HBD। तो इस पर क्वेश्चन नीट में आया हुआ अगर मिलेगा तो बन जाएगा? हाँ या ना अभी भी नहीं बोलते हैं, क्यों पढ़ा रहे भाई? नहीं बनने के लिए, इतना पढ़ाने के बाद तो बोलना चाहिए हाँ सर अब लगा लेंगे क्वेश्चन। बनाना ही पड़ेगा एक बार, बनने के बाद नहीं सर बन जाएगा। और असाइनमेंट फॉलो कीजिए, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ उससे ऊपर नीट में कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड असाइनमेंट है। और फिर भी डाउट होता है तो एक बार GOC का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा, जितना भी GOC आपका है ना अभी तक आया हुआ, वो एक दिन में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगला 4 मंथ, पिछले 4 मंथ से, वो सिर्फ एक दिन में बना के बैठ जाइएगा। जितना GOC अभी तक आया हुआ है आपका, जितना 30 ईयर्स में GOC आया है ना अभी तक नीट में या इवन एम्स में, वो बस एक दिन में बना लेंगे, ओनली 1 डे। A ग्रेटर देन, वेरी गुड। सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं रहेगा, इसमें एक्सेप्शन था, पता है? इसमें क्या था? यहाँ पे हाइपर कंजम्पशन का इफेक्ट डोमिनेट कर गया था स्टेबिलिटी में, यह सोचकर ही मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था। समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्यों सेट किया गया था? इसके बीच में एक्सेप्शन था। यहाँ पे जो बनेगा जो कार्बोकैटायन, दैट वन स्टेबलाइज बाई 9 हाइपर कंजुगेबल, और यहाँ पे स्टेबलाइज बाई ओनली +m ऑफ रिंग। तो जनरली +m को हम लोग ज़्यादा फेवर करते हैं, बट यहाँ पे हाइपर कंजम्पशन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में हाइपर कंजम्पशन थोड़ा ऊपर रहता है। बट मैं बताया था कि इसको अगर थोड़ा दूसरा कोई सपोर्ट करेगा तब वो फिर आगे निकल जाएगा। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका मिलेगा? इसका मिलेगा। उसके बाद किसका मिलेगा? और सबसे कम किसका मिलेगा? तो A, उसके बाद
बोलिए सी। और सबसे कम एक क्या ऑर्डर दिए हैं? यस। तो आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, तो आप लोग बेटर प्रैक्टिस के लिए 1 बाय 1 सबका कार्बोडाइन बनाकर पहले एनालाइज कर लीजिए। और एस्टिबिलिटी ऑफ आप लोग, जैसे मुझे दिमाग में आ गया, बट आप लोग प्रैक्टिस के लिए इन सब का आप लोग क्या कीजिएगा, कार्बोकटायन का एस्टिबिलिटी निकालिएगा और फिर इसका उल्टा कर दीजिएगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन। तो कार्बोकटायन वाला जो था वो मैंने कवर कर लिया है। और अब मैं 2-3 क्लास लूँगा मोल कॉन्सेप्ट मंडे से, और इसके बाद कार्बन आयन और फ्री रेडिकल दोनों मिलाकर हार्डली 2.5 क्लास, तब पूरा आपका कवर हो जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये वाला पार्ट को, कौन सा वाला पार्ट, कार्बिन और नाइट्रीन, ये भी तो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसको मैं पढ़ाऊँगा मैकेनिज्म के साथ, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी राइट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक पढ़ा के छोड़ूंगा, फ्री रेडिकल तक, ठीक है। और तब हम लोग कम बैक करेंगे इस ए पढ़ने के बाद आइसोमेरिज्म, जो छूटा हुआ है आइसोमेरिज्म है, और फिर एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होने का मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ।